हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा पहला चैप्टर है सोशल साइंस में है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यूरोप का राष्ट्रवाद। उसमें जो एमसीक्यू है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है ना। यूरोप एक क्या है, एक महादेश है। और वहाँ राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना, कि राष्ट्र के प्रति अपनी एक अलग विचारधारा। तो इसका उदय कब हुआ था और इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़े थे। उसी से जो एमसीक्यू बन रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, एक शासक था। तो ये कहाँ कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का सम्राट था ये। फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है ना। फ्रांस में क्रांति हुआ था, अपने पे जो भी अत्याचार हो रहे थे वहां के लोग उसके लिए आगे बढ़े थे। तो उसका अग्रदूत कौन थे? उनका अग्रदूत थे रूसो, है ना। यानी रूसो को कहा जाता है फ्रांस का अग्रदूत। तीसरा क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना। आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे इनके बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? जेनेवा में। दूसरा है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक कौन थे? वही रूसो, है ना। ये रूसो ही थे जिन्होंने ये पुस्तक को लिखा था। कौन सी पुस्तक? सामाजिक उपबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना। इसे कहने का अर्थ ये था कि जैसे फ्रांस में जब भी कोई काम होता है ना, तो वैसा ही काम फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी लोग करने लगते हैं। जैसे वहीं से फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति हुआ, और उसी के क्रांति को देख के आसपास के और भी जो क्षेत्र थे, देश थे, वहां भी क्रांति होता था। तो जो 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 स्टार्ट करता था फ्रांस, वैसे वैसे बाकी देशों में भी होने लगता था। तो इसी पे कथन था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कौन बोले थे? ये बोले थे मैटरनिक ने। कौन? मैटरनिक। अगला क्वेश्चन है, कैरोल कुर्पिस्की कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये एक प्रकार के राष्ट्रवादी थे। कहाँ के रहने वाले? पोलिस, यानी ये पोलिस राष्ट्रवादी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, है ना। संधि मतलब समझौता, और वो समझौता कौन था जिसमें यूनान को एक अलग देश माना गया? वो था कुस्तुनतुनिया की संधि। ये इस संधि के द्वारा उसको एक अलग देश माना गया। फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो ये एक प्रकार का चित्रकार था। कौन था? चित्रकार, जो फ्रांस में रहने वाला था, यानी एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, है ना। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान जो होता है, यह एक जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में कौन सी महिला रूपक बनी? देखिए, रूपक का मतलब क्या होता है ना, कि उसी से उसको जानते हैं। जैसे भारत में हम लोग भारत माता बोलते हैं, तो उसी प्रकार जर्मन के राष्ट्र के लिए रूपक कौन बनी थी? जर्मेनिया। कौन थी? जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा विराम हुआ था? तो जैसे आपको पता होगा कि प्रसा और ऑस्ट्रेलिया में क्या ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था? युद्ध। और उस युद्ध को शांत करने के लिए एक समझौता बनाया गया, एक समझौता लाया गया, और उसी समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वियना की संधि, है ना। वियना समझौता। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे अलग अलग जगह में टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको फिर जोड़ा गया, तो उसका एकीकरण कब हुआ था? उसका एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। जो नेपोलियन था ना, वह उसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला है, गैरी बोल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? ये था सार्डिनिया का। ठीक है। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है ना। तो देखिए, हमारे राष्ट्रगीत हमारे क्या, वंदे मातरम। जैसे मार्सिले जो है किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? तो वो है फ्रांस का, है ना। ये कहाँ का है? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य
जहाँ की राजनीतिक सत्ता उस सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राज्य के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राज्य। किसी अमूर्त भावना या विचार किसी मूर्त आकार, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं ना। जैसे कि हम लोग अपने रूपक के रूप में, जैसे कि कोई झंडा हो गया, कोई मूर्ति हो गया, जिसको हम लोग उस भावना से मानते हैं, जिसे हम, जैसे कि हम लोग अपने देश को दर्शाने के लिए हम लोग भारत माता का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे रूपक। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश है ना, यानी ऐसा सरकार जिस पर हम लोग किसी प्रकार का कोई विरोध वगैरह नहीं कर सकते हैं, सरकार को जो मन करेगा वही करेगा, तो उस प्रकार की व्यवस्था या सरकार को बोलते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का, है ना, जब इटली का जब एकीकरण हो गया था, तो उसके बाद जो राजा बने थे, तो उसमें से प्रथम किनको बनाया गया था? तो वो थे विक्टर एमेनुएल टू, है ना। ये जो यही थे जो एकीकृत होने के बाद पहले शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को यूरोपीय सभ्यता के पालन के रूप में जाना जाता है? तो यह है यूनान, है ना। यही एक देश है जो यूरोप की सभ्यता क्या क्या था, पालन करके ये भी वैसा ही काम किया था। और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका अवलंबन किए थे बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ थे? तो जर्मनी के एकीकरण में इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका था, रोल था। और ये कहाँ के थे? तो ये थे प्रसा के थे। कहाँ के रहने वाले थे? प्रसा के। कहाँ के थे? प्रसा के। ठीक है। आगे है, फ्रेडरिक सोर्यू का विषय क्या था? तो उनका विषय था लोकतंत्र। फ्रेडरिक सोर्यू कौन? एक चित्रकार है, और उनका विषय था लोकतंत्र। उनका मानना था कि वो लोकतंत्र को बढ़ावा देते थे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसकी घटना जो है फ्रांसीसी की क्रांति, है ना। राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग शुरुआत, लोगों को जब ऐसा लगा कि नहीं, हम राजा महाराजा के खिलाफ भी जा सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? ये फ्रांस की क्रांति से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। ये कथन किनका है? तो ये कथन है रूसो का, है ना। उनका मानना था कि सबसे पहले क्या हो, तुम एक मनुष्य हो, तो तुम्हारा मनुष्य होने नाते मानवता का जो अधिकार है पहले उसको प्राप्त करो, बाद में तुम किसी देश के नागरिक या तो कुछ भी हो। मतदान के अधिकार को क्या जाता है ना, वोट देने के जो अधिकार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मताधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मताधिकार बोलते हैं, है ना। लिब्रे क्या था? तो देखिए, लिब्रे एक प्रकार का मुद्रा होता है। क्या होता है? लिब्रे जैसे हमारे यहाँ रुपया है, उसी प्रकार लिब्रे भी क्या एक मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है वो? फ्रांसीसी मुद्रा है। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एक का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांसीसी क्रांति की देन है। किस क्रांति की देन? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है। उसके बाद है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह है रूसो के। ठीक है। किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो वो है फ्रेडरिक सोरियो, है ना। फ्रेडरिक सोरियो जो चित्रकार है, उनके कल्पना के अकॉर्डिंग जो है एक, एक जो है समाज को, एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो ये जो क्वेश्चन थे कुछ क्लास 10 का जो हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यू, और एग्जाम में कुछ एमसीक्यू जो आते हैं उनमें से यहाँ से कुछ कुछ आ सकता है। तो इस प्रकार हम इसको थोड़ा सा और एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगले चैप्टर में खास करके साइंस और जो भूगोल होगा, उसका जो वीडियो होगा ना एमसीक्यू, वो थोड़ा इससे अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हम जिसको समझने नहीं सकते उसमें हम लोग फोटो का यूज करते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। तो उसके एमसीक्यू जरूर से जरूर देखें। धन्यवाद।